बच्चों आज हम गॉस का दूसरा अनुप्रयोग अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक, टॉपिक है हमारा अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है तक के? देखिए हम डायग्राम सफेद करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस एक अनंत समतल चादर है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। हमने माना कि पी क्यू आर एस एक अनंत समतल चादर है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, ये O है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? हमने माना कि पी क्यू आर एस एक अनंत समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जो इसका आवेश घनत्व होता है, कहने का मतलब क्षेत्रफल आवेश घनत्व, उसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जिस दिशा में P निकालना है उसके विपरीत दिशा में r दूरी पर ही सेम डिस्टेंस पर एक बिंदु लेते हैं P डैश। ठीक है, विपरीत दिशा में r दूरी पर ही एक बिंदु P डैश लेते हैं तथा P को अक्ष मानकर, ठीक है, P को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं जिनके तीन पृष्ठ DS1, DS2 और DS3 है। क्लियर है? S1, S2 और S3 तीन पृष्ठ है हमारे पास बेलन के। तो आगे बढ़ते हैं। हमने माना कि PQRS एक अनंत समतल चादर है जिसमें प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके विपरीत दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं तथा P डैश को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं जिसके तीन पृष्ठ S1, S2 और S3। हम देखेंगे कि S1, S2 और S3 में फ्लक्स किस प्रकार से होंगे। तो देखिए DS1 की दिशा इस प्रकार से, देखिए DS1 की दिशा इस प्रकार से और हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अगर मैं DS1 का विलंब निकालता हूं तो विद्युत क्षेत्र के समांतर आएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? उसी प्रकार से अगर मैं DS2 का निकालता हूं तो DS2 की भी दिशा ऊपर तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड से, मगर इसका विलंब निकाला जाता है तो विद्युत क्षेत्र के समांतर आएगा, अर्थात यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जहां जहां थीटा इज इक्वल टू 0 होगा वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम। हम DS3 की बात करते हैं तो DS3 की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है, समान है, लेकिन अगर इसका विलंब निकाला जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के क्या आएगा, लंबवत, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 में क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास S1, S2 पे फ्लक्स निकलेगा परंतु S3 पे फ्लक्स नहीं निकलेगा। इस प्रकार DS1 और DS2 का फ्लक्स जुड़ के पूरा विद्युत फ्लक्स बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए व्यंजक पे आते हैं। अतः अब कुल फ्लक्स की बात करते हैं तो कुल फ्लक्स होगा क्या, तो देखिए फाई या फी बराबर क्या होगा, तीनों जुड़ेगा। तो देखिए तीनों में तो इसका फ्लक्स क्या हो रखा, 0, फिर भी जोड़ देते हैं शुरू में, E इंटू DS1 सदिश प्लस E इंटू DS2 सदिश प्लस E इंटू DS3 सदिश। क्लियर है तक के? DS3 का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 आएगा। DS1 और DS2 बस जुड़ेगा। समझिएगा, जैसे ही हटेगा तो सदिश हटेगा तो यहाँ पे cos थीटा लगेगा प्लस E इंटू DS3 cos थीटा। इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे आप, 0। इन दोनों में थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे आप, E इंटू DS1 cos 0
प्लस ई इंटू डी एस टू कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपके पास क्या बचेगा ई इंटू डी एस वन प्लस ई इंटू डी एस। ठीक है, दोनों में ई क्या है कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू। डी एस वन डी एस टू है क्या, तो देखिए डी एस वन बराबर डी एस टू बराबर है आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, वैल्यू रख देंगे आप, तो क्या होगा ए इंटू ए प्लस ए। आगे बात समझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन की जगह भी ये रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू की जगह में क्या रखा है ये रखा है। डायग्राम का काम हो गया है खत्म। ठीक है, अब समझिएगा कि ई जुड़ेगा तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा ई इंटू टू ए और ए जोड़कर कितना हो गया 2a, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2e। ये किसका वैल्यू है आपका विद्युत फ्लक्स का, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे आप। अब इसके बाद उपयोग करना है आपको गाउस के प्रमेय का। अब आते हैं गाउस के प्रमेय से। गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय क्या होता है फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई ऑफ ई का वैल्यू क्या है आपके पास 2e अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई को छोड़ के बाकी सब पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा 2a इधर आ जाएगा तो 2a एप्सिलॉन। ये ई का वैल्यू आ गया आपके पास, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो हम निकालने हैं वो बेलन पर है, पर हमको निकालना क्या है रेखा आई मीन क्षेत्रफल आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग। तो हमने जानते हैं कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना होता है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। इसको दर्शाते हैं सिग्मा से। आवेश क्या होता है q, क्षेत्रफल a। ए हम भाग में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए। इसको उठा के आप q की जगह रख देंगे, तो देखिए q की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू आएगा q की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन 2a एप्सिलॉन जीरो। ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हम अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर ये जो आंसर आया है हमारा ये एयर के लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए, अगर आपको इसको किसी मीडियम के लिए निकालना होगा तो आप इसमें के का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, कल हम गॉस का थर्ड अनुप्रयोग पढ़ के चैप्टर को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे।